नमस्ते। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल है, जैसे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं ये है मेरा +1 माइक्रोकूलम, दूसरा है -1 माइक्रोकूलम और इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। अच्छा एक मिनट, हम लोग देखिए ऐसे बना लेते हैं इसको, जैसे +1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। 2a का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हैविंग चार्जेस इतना एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, सेंटर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा P, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो अभी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इक्वेटोरियल रीजन पे, बताइए। देखिए याद होगा Kp/r³ होता है, ठीक है। याद है E वेक्टर अगर लिखते थे तो Kp वेक्टर माइनस में आता था P वेक्टर के निगेटिव की तरफ, यानी P वेक्टर के ऑपोजिट में एक्ट करता था, ठीक है। लेकिन देखिए ये कब यूज करते थे ये वाला फॉर्मूला, जब r वेरी वेरी ग्रेटर देन a होता था, यानी जो डिस्टेंस रहता था वो अगर डाइपोल का लेंथ से बहुत बड़ा होता था तभी हम ये यूज करते थे। वरना हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पीछे वाला। पीछे क्या था, E इज इक्वल टू था Kp/r² + a² याद होगा, है ना। तो इसमें हम लोग a को नेग्लेक्ट कर दिए थे और यहाँ से r³ आया था, ठीक है। तो देखिए अभी इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर क्या r बहुत बड़ा है क्या, ऐसे नहीं है। देखिए यार r है 12, a है मेरा 5 सेंटीमीटर, 2a का वैल्यू 10 है तो a का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो उतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू r, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, यानी ये फॉर्मूला यूज ना करके ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी E का वैल्यू आ जाएगा, K का वैल्यू 9 × 10⁹, P का वैल्यू क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज क्या है 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁶, और डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर यानी 10/100 मीटर, है ना, डिवाइडेड बाई r² + a²। r का वैल्यू है 12, तो 12² प्लस a का वैल्यू क्या है, अरे 12, लेकिन 12/100 होगा ना, यानी 12/100, है ना। 12/100 का स्क्वायर प्लस अभी a का वैल्यू क्या है, 2a का वैल्यू है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5/10 का 5/100 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर पावर 3/2, है ना। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कितना आता है। देखिए ये आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 10 का पावर -6 है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 10 का पावर 3, है ना। 10 का पावर 9 - 6, 10 का पावर 3 इंटू 10/100 है, यानी 1/10 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 1/10, और नीचे आ जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 144 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 25/1000, है ना, और इसका पावर है 3/2। अभी देखिए ये 10 कट जाएगा, ऊपर आएगा 9 × 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा कितना 169/1000 का पावर 3/2। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 13/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, है ना। तो इसका स्क्वायर है और पावर इधर कितना 3/2, ये कट जाएगा, तो अभी आ जाएगा 9 × 10 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 13/100 × 13/100 × 13/100। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 100 को ऊपर भेज देंगे, 9/13 × 13 × 13, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, कितना बार 3 बार है, तो 10 का पावर 2 है और यहाँ 10 का पावर 6 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उतना न्यूटन पर कूलम मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से बना लेंगे। अभी देखिए दूसरा नंबर सवाल, 2 चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, मिलीमीटर में है ना, इसका दूरी कितना है 5 मिलीमीटर, ठीक। और डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट
अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए A है यहाँ पर, B है यहाँ पे, इसके बीच में दूरी है कितना 5 mm है ना, 5 mm, और इसके बीच वाला पॉइंट है O, बीच वाला पॉइंट O दिया हुआ है। ठीक, तो पूछ रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी डाइपोल का एक्सिस में ही एक पॉइंट है P। अभी किस तरफ है, इधर की इधर, तो ये बोल रहा है ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ था ना +10 माइक्रोकूलम है ना, और ये -10 माइक्रोकूलम था। तो पॉजिटिव चार्ज के साइड में और O से कितना दूरी पर है, ये है 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है ये, है ना। तो ये पॉइंट है मेरा P। अभी देखिए R का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा R हमेशा कहां से लिया जाता है, मिड पॉइंट से, है ना। तो मिड पॉइंट से दूरी है कितना 15 सेंटीमीटर, यानी 0.15 मीटर है। उसके बाद देखिए 2a का वैल्यू कितना है 5 mm, यानी 5/1000, यानी कितना 0.005 मिलीमीटर या मीटर, सॉरी। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.0025 मीटर, है ना, बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है ना एज कंपेयर टू r, है कि नहीं। तो हम लोग अब अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी E एक्सियल क्या होता है मेरा, होता है 2kp/r³, है ना। तो ये वाला डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, 2 × 9 × 10⁹ P का वैल्यू होता है क्या, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितना है 5 mm, तो 5/1000 डिवाइडेड बाई r³, r³ का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.15 का क्यूब। इसका वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू अपने से खुद से निकाल लीजिएगा। अभी देखिए इक्वेटोरियल रीजन में भी हमको निकालना है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, यानी O से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। तो 15 सेंटीमीटर तो फिर से बड़ा है ना A से, यानी R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो हम लोग डायरेक्ट लगा लेंगे कि kp/r³। अभी K का वैल्यू पुट कर देंगे, P का वैल्यू पुट कर देंगे, R का वैल्यू पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया। किसी में हमको उसका अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, किसी में हमको ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। वो डिपेंड करेगा कि R मेरा A से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि R अगर बहुत ही बड़ा हुआ है A से, तो हम लोग डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वरना हम लोग को ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम लोग को पढ़ना होता है सॉलिड एंगल के बारे में। ठीक, सॉलिड एंगल और एरिया के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं एक कोन है, जो आइसक्रीम वाला कोन होता है ना, उस टाइप का एक कोन है मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक कोन है ऐसे। अभी इस कोन में क्या होगा, ये कोन क्या होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा, है ना। देखिए जैसे अगर इसको बढ़िया से बना लें हम लोग, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, इस तरीके का 3D में फिगर होगा, है ना। अभी ये सेंटर होगा और ये मेरा क्या होगा, एक कोन टाइप का आएगा। ठीक है, ये कोन टाइप का आएगा, ऊपर में कुछ एरिया आएगा, है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि ये एरिया इस वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल क्या होगा। यानी सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है कि जैसे इस तरीके का अभी कोन बना हुआ है। ठीक है, अभी कोन के बीच वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये कहलाता है सॉलिड एंगल, है ना। ये वाला एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। तो ये इस एंगल को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा, इसको पढ़ा जाता है ओमेगा, ओम ही है लेकिन ये ओमेगा इसमें बोला जाता है सॉलिड एंगल में। ठीक, तो ओमेगा यानी सॉलिड एंगल, है ना। तो सॉलिड एंगल डिफाइन होता है, जैसे याद होगा कि एंगल डिफाइन कैसे होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो वैसे ही सॉलिड एंगल डिफाइन होता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू आर्क की जगह क्या होता है,
एरिया आ जाता है ना, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ये हमारा सॉलिड एंगल डिफाइन होता है। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे ये सॉलिड एंगल का वैल्यू। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा एंगल मान लेते हैं, ये फाई बना रहा है, और ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल था हमारा थीटा, है ना, ये थीटा था, तो इधर भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा थीटा, है ना। तो मान लेते हैं कि फाई एंगल पे जाके हम छोटा सा एक एलिमेंट काट लेते हैं, डी फाई एंगल बनाते हुए। तो ये क्या निकलेगा हमारा, एक इस तरीके का एक स्फेयर टाइप, सॉरी एक सर्कल टाइप का निकल जाएगा, है ना, सर्कल टाइप का, और एरिया आएगा वहां पे एक बेल्ट टाइप का आएगा, है ना। तो अब उस बेल्ट का ये जो आया, ये एनुलर रिंग टाइप का आएगा, तो इसका रेडियस क्या होगा यार बताइए। जैसे ये अभी फाई है ना, ये फाई है, ठीक, ये हमारा क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा r साइन फाई, और ये हो जाएगा r cos फाई, ठीक है, r cos फाई। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया को, ये वाला एरिया हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कर देंगे तो मेरा ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो ये एरिया कहां से आएगा, ये वाला एरिया, ये टॉपिक बोर्ड का सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बोर्ड का सिलेबस में नहीं है, ये जेईई मेंस एडवांस के लिए है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िएगा। चलिए देखिए, तो अभी ये r साइन फाई हुआ, तो इसका अगर एरिया निकाले, ये देखिए ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, कितना इसका लेंथ होगा, देखिए मतलब लेंथ नहीं, सॉरी, इसका विड्थ कितना होगा, इसका चौड़ाई होगा r d5, है ना, r d5। देखिए r d थीटा होता था ना, याद होगा कि एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क बराबर क्या होता था, रेडियस इंटू थीटा, तो वैसे ही ये आर्क जैसा है, तो r d थीटा हो जाएगा, r d5 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए एरिया, अगर हम स्मॉल एरिया लिखना चाहें dA, तो ये आ जाएगा, इसको अगर हम काट के बाहर निकाल दें तो ये लेंथ आ जाएगा 2 पाई, और इसका रेडियस क्या है, r साइन फाई ना, तो 2 पाई r साइन फाई आ जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस r d5 है ना, r d5। तो देखिए यहां से आ जाएगा dA इज इक्वल टू 2 पाई r साइन फाई, और फिर r d5, है ना, तो ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन फाई d5। ये आ गया हमारा स्मॉल एरिया। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ये इंटीग्रेट अगर कर दें, हम छोटा छोटा एरिया लेना स्टार्ट करें और इंटीग्रेट कर दें, तो बताइए कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 पाई r स्क्वायर साइन फाई d5। अभी देखिए r तो मेरा कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर बाहर, ये आ जाएगा साइन फाई d5। अभी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये फाई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे इधर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि ये सर्कल बढ़ता 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 क्या होगा, पूरा एरिया हमको कवर कर देगा, है ना। जैसे ये एरिया है ऊपर का, तो देखिए हम जब यहां पर ले रहे हैं, ये एरिया, ये फाई ले रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सर्कल आया, फिर दूसरा फाई लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सर्कल आएगा, फिर तीसरा फाई लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एक सर्कल आएगा। इस तरीके से सर्कल सर्कल आते आते क्या होगा, पूरा एरिया मेरा कवर्ड हो जाएगा। कब, जब 0 से लेके थीटा तक, यानी 0 से लेके इस एंगल तक वेरी किया जाए ना, तो मेरा पूरा एरिया कवर हो जाएगा। यानी 0 से लेके कहां तक करना हमको, थीटा तक। तो यह आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, कहां से कहां तक, 0 से थीटा तक। तो यहां से आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और ये आया माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0, है ना। तो ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर ओमेगा, जो ओमेगा होता है, जो सॉलिड एंगल होता है, वो होता है एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा होता है मेरा ओमेगा का वैल्यू, यानी सॉलिड एंगल का वैल्यू। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, याद रखिएगा, पूरा नाम लिख देते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, एस आर से डिनोट किया जाता है स्टेरेडियन। तो अभी देखिए, जैसे हमको बोला जाए कि बताओ एक हेमीस्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा, बताओ हेमीस्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी ये जो हम लोग याद होगा कोण में क्या किए थे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके हाफ एंगल लिए थे ना, आधा एंगल सेमी वर्टिकल एंगल लिए थे। वैसे सेमी वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री होगा तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस 0, यानी 2 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई स्टेरेडियन। किसके लिए, ये आएगा हेमिस्फीयर के लिए। अगर हम स्फीयर का बोले तो कितना आएगा बताइए। देखिए स्फीयर है तो स्फीयर का सेमी एंगल क्या होगा, अगर आधा हम एंगल लें तो आधा एंगल क्या होगा, एक तो देखिए इधर भी बना रहा है और दूसरा इधर भी बना रहा है ना, तो दोनों तरफ एंगल बना रहा है। तो 2 पाई ऊपर बनेगा, 2 पाई नीचे बनेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, या फिर ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि देखिए आधा एंगल कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पुट कर लो यार इसमें, 2 पाई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू कितना, ये होता है -1, तो ये हो जाएगा 2 पाई 1 प्लस 1 यानी 2, है ना। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो देखिए अभी एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके का, और बोलेगा कि बताइए सॉलिड एंगल कितना होगा इसके करस्पॉन्डिंग, छोटा छोटा सवाल है। ये दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये, या फिर ये पूरा एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है कि कोण का वर्टिकल कोण का पूरा एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा सॉलिड एंगल कितना होगा, ये सॉलिड एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस कितना 60 नहीं 30 डिग्री, है ना, आधा एंगल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 2 पाई 1 माइनस √3/2। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना 2 माइनस √3 और 2 कट गया तो पाई 2 माइनस √3 स्टेरेडियन, इतना स्टेरेडियन आ जाएगा हमारा सॉलिड एंगल। ठीक, इस सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, या फिर गॉस लॉ एक पढ़ेंगे हम लोग, गॉस लॉ का प्रूफ भी इस सॉलिड एंगल से बहुत ही सॉलिड तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग स्फीयर एज्यूम करके नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सॉलिड एंगल से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है, एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये बोर्ड का एरिया। ठीक, अभी बोर्ड का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, बोर्ड का एरिया बोल देंगे, मान लीजिए कि 4 × 2 यानी 8 फीट स्क्वायर, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, 2 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर इसका ब्रेथ है, तो अभी क्या हो जाएगा एरिया 2 मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन इसका
डायरेक्शन किधर, एरिया में डायरेक्शन किधर, ये तो एरिया किसका है, ये प्लेन सरफेस का है ना। तो एरिया का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर की तरफ, ठीक है। और जनरली कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर है तो क्लोज्ड सरफेस का हम लोग आउटर वाला एरिया, क्लोज्ड सरफेस का आउटर वाला एरिया को यानी आउटर वाला डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, यानी ये एरिया अगर मान लेते हैं यहाँ का एरिया, तो इसके नॉर्मल जो भी वेक्टर है ना, ये हमारा एरिया वेक्टर होगा, उस एरिया का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि मान लेते हैं एक गेट है, ठीक है। अब इस गेट में हम बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवा रहे हैं, ठीक। अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करवाते हैं तो इस गेट से कितना एनर्जी पास करेगा, इसके बारे में बताता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करेगा, है ना। तो कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा जब ये एरिया परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तब, ठीक है। यानी हम बता रहे हैं, जैसे देखिए कि अगर मान लेते हैं एक एरिया है इस तरीके का, सोचिए कि एक एरिया है इस तरीके का, ठीक है। अभी बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है इसके अंदर, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, तो सारा का सारा क्या होगा, चला जाएगा। लेकिन अगर सोचिए कि ये एरिया थोड़ा टिल्टेड होना शुरू हो जाए, थोड़ा टिल्टेड होना शुरू हो जाए, ठीक है, जैसे इस तरीके का टिल्ट हो गया अभी, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा कि पास करेगा इधर से, अब ये इससे पास नहीं करेगा। अभी जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री हो गया, है ना, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगा, ये जो एरिया था इस एरिया से पास नहीं करेगा। क्या होगा कि सीधा इसके टेंजेंशियल चला जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ रहा है, ये एरिया क्या था अभी इस तरफ था, है ना, जब ये 90 डिग्री हो गया यानी एरिया वेक्टर किधर हो गया, इस तरफ, है ना। तो एरिया वेक्टर जब 90 डिग्री बना रहा है फील्ड के साथ, यहां पर एरिया वेक्टर कितना बना रहा था, एरिया इधर फील्ड इधर 180 डिग्री बना रहा था, है ना, 180 डिग्री 0 डिग्री ये बोल सकते हैं। और जब ये यहां पर आया तो ये कितना बना रहा है, एरिया इस तरफ फील्ड मेरा इस तरफ, यानी 90 डिग्री बना रहा है। तो जब 90 डिग्री बना रहा है इसका मतलब क्या है, वो एरिया वो क्या आ रहा है मेरा, 0 आ जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो पास कर रहा है उस एरिया से वो 0 आ रहा है, ठीक। तो इसलिए इसको डिफाइन किया गया ऐसे कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface held perpendicular to it, है ना, held perpendicular to the electric field lines, या फिर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर में जो सरफेस है ना उससे कितना पास कर रहा है वो हम लोग देखेंगे। जैसे मान लेते हैं एक एरिया है इस तरीके का, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। एक एरिया अगर इस तरीके का है ऐसे, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सारा का सारा इस एरिया से पास हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं ये ई वेक्टर है और इसका एरिया है ए, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ए है, यानी इस तरफ क्या होगा, ए वेक्टर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया जाता है किससे,
फाई से, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रिक है ना, तो फाई ई से हम लोग डिनोट करेंगे, क्योंकि फाई से मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिनोट किया जाता है, तो वहां पर फाई बी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फाई ई लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो अभी क्या हो जाएगा, सीधा सीधी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हो जाएगा, क्योंकि देखिए यार यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। लेकिन वही सोचिए कि ये एरिया थोड़ा सा टिल्टेड हो जाए इस तरीके, इस तरीके का टिल्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करेगा, अभी कौन सा एरिया से पास कर रहा है, जो इफेक्टिव एरिया है वो कौन सा है, मेरा ये वाला एरिया है, इसका जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ, यही मेरा इफेक्टिव एरिया होगा, है ना। तो ये एरिया अगर ए है, ये मान लेते हैं एंगल है, ये मेरा बीच का लाइन है, ठीक है, ये मान लेते हैं एंगल है थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, है ना। तो ए कॉस थीटा से अभी पास कर रहा है, तो मेरा फ्लक्स इसमें डिफाइन होगा फाई ई विल बी इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, है ना। और देखिए यहां पर क्या आ रहा है, हम लोग क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ले रहे हैं। और देखिए एरिया वेक्टर मेरा किधर किधर रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो ले ही रहे हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। और कैसा एरिया वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ना, तो उस कंपोनेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हम लोग एक प्रोडक्ट में पढ़े हुए हैं कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लो, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, और इसको अगर गुना करोगे तुम इसके साथ बी वेक्टर के साथ, तो क्या आएगा, गुना करने पर क्या आता है, इसका मैग्नीट्यूड से गुना किया जाता है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है ना, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है ए बी कॉस थीटा, है ना। तो यहां पर हम लोग वैसे ही यूज कर लेंगे, फाई ई जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, है ना। ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो देखिए यानी ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, तो एक चीज यहां से क्लियर होता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर की वेक्टर, ये होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी। और एक चीज, इसका अगर यूनिट हम देखें, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा यूनिट हो जाएगा, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और एक चीज इस पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये सरफेस इरेगुलर टाइप का है, ठीक है, तो हम लोग जब भी हम लोग निकालेंगे ना, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन अलग अलग होगा। जैसे इस पॉइंट पे देखेंगे तो एरिया इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट पे देखेंगे तो एरिया इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन आ रहा है एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो अलग अलग आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एरिया लेके, मान लेते हैं ये डीएस वेक्टर है, ठीक है, एस मतलब सरफेस एरिया, डीएस वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग डायरेक्ट फ्लक्स निकाल सकते हैं कैसे, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर निकाल लो और इसको पूरा इंटीग्रेट कर दो पूरा सरफेस के लिए, ठीक है, पूरा क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दो, या फिर जो भी सरफेस है उसके लिए इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो मेरा फ्लक्स निकल जाएगा। ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमारा क्लोज्ड सरफेस है तो ये यहां पर हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। क्लोज सरफेस के लिए अगर ओपन सरफेस है तो वो ये वाला रिंग हम लोग को नहीं लगाना है, ठीक है।
देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे एक सवाल है, जैसे मान लेते हैं एक एरिया दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, एक एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, इसका सरफेस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बताइए फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, E इंटू ए कॉस थीटा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू अभी क्या होगा इधर बताइए। देखिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री नहीं, ठीक है। एरिया वेक्टर अभी किधर है, इसके परपेंडिकुलर में होगा, याद रखिए। जैसे ये अगर एरिया है ना, तो एरिया वेक्टर किधर, इसके परपेंडिकुलर में, है ना। तो परपेंडिकुलर वाला कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, ये बनाएगा 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे cos 30 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आएगा 5 इंटू 2 इंटू √3/2, ये कटा, यानी 5√3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखिए उसी तरीके का है, एक सर्कुलर शीट है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन खुद से आप बनाइएगा, हम हिंट देते हैं। देखिए एक सर्कुलर शीट है, इसका रेडियस क्या है, इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग। एक सर्कुलर शीट है, ठीक है, इस तरीके से प्लेस्ड है वो सर्कुलर शीट। रेडियस है इसका कितना, 10 सेंटीमीटर, चलिए R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और is placed in a uniform electric field of 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम का, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, यानी फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, फिर से 60 डिग्री बना रहा है। कौन, इसका सरफेस, है ना। देखिए सर्कुलर शीट बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, तो बताइए नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री, है ना। तो फिर से वही यूज कर लेना है, E इंटू ए कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पर एरिया निकल जाएगा πr स्क्वायर से, ठीक। तो इस तरीके का सवाल हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए और सिंपल क्वेश्चंस है, जैसे मान लेते हैं एक हमारा दिया हुआ है इस तरीके का सवाल, एक सिलेंडर है और इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, और इसका रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। निकालना है कि फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर विल बी व्हाट, ठीक है, फ्लक्स कितना होगा इस सिलेंडर से। तो देखिए यार सिलेंडर में ना 3 सरफेस होता है, एक तो इधर वाला, एक इधर वाला, और एक ये बीच वाला, ठीक है। तो देखिए तीनों सरफेस से अभी हम लोग फ्लक्स निकालने का कोशिश करेंगे। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो मान लेते हैं पहला सरफेस है ये दूसरा सरफेस है, और ये थर्ड सरफेस है ना। तो पहला सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर हमेशा एक हमको डिटरमाइन करना रहता है, ठीक है। अगर आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, या फिर इनवर्ड वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जनरली आउटवर्ड वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो आउटवर्ड वाले डायरेक्शन यानी इधर किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना। एंगल कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा पहला में E डॉट ds पहला सरफेस में, फिर दूसरा सरफेस में हम E डॉट ds लगाएंगे, फिर तीसरा सरफेस में E डॉट ds लगाएंगे, है ना। और अगर हमको इसको लिखना होता ना तो हम लोग ऐसे लिखते पहले, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds, है ना, ओवर द होल सिलेंडर, पूरा सिलेंडर पे अगर हमको लिखना रहता तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगा। तो देखिए पहला सरफेस पे अगर हम इंटीग्रेशन लगाएं तो E इंटू क्या आ जाएगा, एरिया, और देखिए जो ds है छोटा सा एरिया अभी कितना एंगल बना रहा है, ये 180 डिग्री बना रहा है, तो cos 180 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट सरफेस में। सेकंड सरफेस के लिए क्या है यार, सेकंड सरफेस के लिए एरिया है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, यानी E ds cos 0 डिग्री बना रहा है। और थर्ड सरफेस में क्या है, E ds, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अगर हम छोटा सा सरफेस यहाँ पे ले तो क्या होगा इसका ds वेक्टर
परपेंडिकुलर में होगा। अरे जैसे यही है सिलेंडर है तो इसका मेरा डीएस वेक्टर क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, कहीं भी ले लो तो ये हमेशा इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा cos 90 डिग्री, है ना, तो cos 90 का तो वैल्यू 0 होता है, तो ये थर्ड टर्म तो ऐसे ही चला गया। अभी बचा हमारा फर्स्ट और सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म में आ जाएगा e इंटू ds और cos 180 का वैल्यू -1, है ना, तो माइनस पहले लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ds 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 जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये वाला एरिया आएगा, यानी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस यहां से आएगा e और cos 0 का वैल्यू 1, ds 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 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये तो मेरा 0 है। ठीक, तो ये भी देखिए माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स दिया हुआ है Ex Ey Ez, ठीक है, यानी x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा x का पावर हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यानी x के साथ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट x के लिए डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये वाला दूरी दिया हुआ है a यूनिट, ये दूरी हमारा a यूनिट दिया हुआ है, यहां से यहां तक का दूरी, सॉरी यहां से यहां तक का दूरी a यूनिट दिया। ठीक, और इसका साइड लेंथ दिया हुआ है a यूनिट। ठीक, तो अभी हम लोग को और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से फ्लक्स निकालना है, और ये EX यानी किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, और जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी x इज इक्वल टू a पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, x इज इक्वल टू 2a पे a और फिर a 2a हो जाएगा ना, इस सरफेस पे आते आते, तो 2a पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, 6 सरफेस है ना टोटल, तो 6 सरफेस में। ठीक, तो देखिए पहला सरफेस अगर ये वाला सरफेस लेते हैं हम, ऊपर वाला, तो इस पे तो एरिया वेक्टर ऊपर तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो मेरा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इससे 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नीचे वाला सरफेस से भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। आगे वाला सरफेस जो है, ठीक, आगे वाला सरफेस का इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो मेरा क्या होगा, फ्लक्स मेरा 0 होगा। पीछे वाला एरिया का भी क्या होगा, एरिया पीछे तरफ, यानी परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और ये क्या है, इस डायरेक्शन में है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इन चारों सरफेस से 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, है ना, सिर्फ लेफ्ट वाला सरफेस और एक राइट वाला सरफेस। तो लेफ्ट वाला सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ है यार, बाहर तरफ हम लोग पॉजिटिव लेंगे ना, तो एरिया वेक्टर इस तरफ है ना, तो ये हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds फॉर फर्स्ट सरफेस, ये पहला सरफेस मान लेते हैं और ये सेकंड सरफेस मानते हैं, बाकी सरफेस के लिए तो 0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और सेकंड सरफेस E डॉट ds। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा x डायरेक्शन में है, और इसके लिए मेरा एरिया 180 डिग्री बना रहा है, इसके लिए एरिया 0 डिग्री बना रहा है ना, तो ये हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू E ds cos 180 डिग्री। ठीक, सरफेस 1 के लिए, और सरफेस 2 के लिए क्या होगा, cos 0 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा माइनस EDS इंटीग्रेशन, और ये आ जाएगा EDS प्लस में। अभी देखिए ये E का वैल्यू क्या है, यहां पर E का वैल्यू यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, E का वैल्यू ये हो जाएगा अल्फा। देखिए ये सरफेस में, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि सेम रहेगा, है ना, सेम रहेगा, कितना, अल्फा इंटू ए का पावर हाफ, है ना। तो देखिए यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेंगे, अल्फा इंटू ए का पावर हाफ, और ds 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 जोड़ते जाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आ गया, प्लस यहां से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है देखिए
इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2a ना, तो 2a का पावर हाफ और फिर ये हो जाएगा a का पावर 2। अरे a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया है ना, तो यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं अल्फा a स्क्वायर इंटू 1 का पावर हाफ है ना, सब कॉमन ले सकते हैं, यह जाएगा -1 प्लस 2 का पावर हाफ आ जाएगा यहां से, ठीक, यानी √2 -1, तो ये हो जाएगा √2 -1 अल्फा a का पावर 5/2 आ जाएगा आंसर, मेरा फ्लक्स निकल गया इतना, ठीक। तो ये आ गया हमारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तब कैसे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, ठीक। और भी मेथड है, अभी हम लोग और पढ़ेंगे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पे, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, ठीक है, फ्लक्स। फिर जब सॉलिड एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे कि सॉलिड एंगल जब रहेगा, ठीक है, तब हम लोग फ्लक्स कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।